please. हाँ जी प्रियांशु, which one? A particle is projected from origin in xy plane at angle 36 degree with the x-axis. अरे कहाँ चला गया? With a speed of 10 meter per second, its acceleration is minus 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Find the speed of the particle where its x coordinate is 0. Where its x, हाँ जी बताइए। सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था। क्या किया तुमने, क्या क्या कंसेप्ट लगाया? सर मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट लगाया पहले दोनों का ही। क्या दोनों का? सर सर एक्स और वाई वाई कंपोनेंट निकाला दोनों का ही, यू cos 37 यू sin 37। फिर से बोलो। सर मैंने पहले एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला दोनों का। दोनों के किसी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला? सर यू sin 37 और यू cos 37 पहले निकाला। चल आप बोलो उसके बाद क्या किया फिर? सर फिर सर यू एक्स की वैल्यू आ गई u/√2। फिर उसके आगे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब पोजीशन दे रखी है, वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तुमको, एक्सीलरेशन दे रखा है, तुमको वेलोसिटी पूछी है जब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 है ना। यस सर। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी का किसी भी टाइम टी पे पहले रिलेशन लेके आओगे, फिर किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी कैसे होगी? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, मतलब जरूरत तो है, मतलब वैसे नहीं कहूंगा, बट आप क्वेश्चन तो देखिए, उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, सर तो मेरे पहले को वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकाल लो। उसने बोला उस इंस्टेंट जब एक्स को 0 वेलोसिटी का, तो भाई साहब आप क्या बोलोगे? आपके पास यू है, सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, प्रेजेंट करना बंद कर दूं क्या? तो बंद कर दे बेटा। यस सर। आप बोलोगे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आप बोलोगे 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप, कुछ ऐसा था उसने। एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है। यस सर यही है। अच्छा, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी ना क्या? सर सर -5। नेगेटिव कितना? 5 है। -5 आई कैप नेगेटिव 5 आई कैप, और ये 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप। अच्छा v इक्वल टू क्या है? u प्लस 80। यस सर। मैंने कहा रख दो, v निकलना है मुझे, u की वैल्यू तो पता है 10 cos 37 है 4 बाय आई कैप यस सर। प्लस 10 into 3 by 5 j cap प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस 5 आई कैप 10 j cap t। सॉल्व करोगे तो v देखो आई कैप वाले टर्म चाहिए, t को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, 8 आई कैप माइनस 5 t आई कैप। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। यार सिंगल हो गया यार जल्दी। लेट मी रिकनेक्ट।
क्या गया बारिश, तो बारिश के नाम पे जैसे बारिश नहीं हुई और नेटवर्क इशू पहले से आने लगा। ठीक है, डेलीकेट सर क्लियर है? वेट वेट अभी इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट इज फ्लक्चुएटिंग, नेटवर्क इज नॉट स्टेबल राइट नाउ। गेटिंग बेटर, नॉट वेरी वेरी गुड। चलिए अभी सर अभी क्लियर क्लियर होगी, ठीक है। बीच में फ्लक्चुएट कभी थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, नेट फ्लक्चुएट हो तो बताना। तो आप सर क्या करोगे, आई कैप निकाल लो, आई कैप है और ये टी मल्टीप्लाई होकर ये ऐसा जाएगा, तो आपके तरफ 8 माइनस 5t आई कैप। सर फिर ब्लर तरफ केवल चलिए आपने बोला सर यहाँ से आई कैप और यहाँ से आई कैप वाले कंपोनेंट को कंबाइन कर लो, तो दैट इज बेसिकली यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा माइनस 5t, प्लस आपने बोला जे कैप वाले कंपोनेंट को कंबाइन कर लो तो आएगा 6 और यहाँ से आएगा प्लस 10t, 6 प्लस 10t जे कैप। ये आ गया आपका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। आपने बोला आई नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन दिस कंपोनेंट इज 0। दिस कंपोनेंट इज 0 को क्या कर दोगे, आप बोलोगे 8 माइनस 5t इज 0, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो स्पीड आ जाएगी। ओके सर, यस सर। इजी सा क्वेश्चन है यार ये तो। सर पर हाँ जी बेटा। सर वो क्वेश्चन में लिखा है ना कि व्हेन इट्स एक्स कंपोनेंट इज 0, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पार्टिकल के एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हो कि जब वो ओरिजिन पे आ जाए। एक सेकंड, उसकी लाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्स कंपोनेंट इज 0, वो सेम स्टेटमेंट में दिया गया है, तो इट्स मतलब इट हैज टू बी मेंशन्ड समवेयर इन द स्टेटमेंट। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग भाई, इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो चीज पहले मेंशन कर दी गई उसी के इट्स कंपोनेंट की बात कर रहा है। अगर वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर है तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि वो वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बोलोगे एक्स पोजीशन का आपको उसे मेंशन करता है, या तो आपका बिल्कुल सोचना गलत नहीं है, आप बहुत सही सोच रहे हो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है, बट एक्चुअली वो इनिशियली कह सकते हो कि वो वहीं से चल रहा है, ओरिजिन से चल रहा है। ओरिजिन के बाद वो कभी भी जाएगा तो ओरिजिन कभी उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो ही नहीं सकता, पहले तो ये कॉमन सेंस लगाओ।
सर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आई कैप में -5 है ना, तो हो सकता ही है। वेलोसिटी ऐसी है भाई साहब, आप कह रहे हो कि पार्टिकल को समवेयर ऐसे ले जाके ऐसे वापस ऐसे ले आओगे, समथिंग लाइक दैट। सर क्योंकि एक्सेलरेशन -5 है एक्स की डायरेक्शन में, तो फिर उसका एक्स कंपोनेंट 0 तो हो ही सकता है। एक्स कंपोनेंट 0 वेलोसिटी का होगा ना, अगर माइनस साई कैप में है तो। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, अब आप क्या चाहते हो यहाँ पे गिरने के बाद ये वापस इधर आ जाए, ऐसा कुछ? ये इस टाइप का आपकी आपका सोचना गलत नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सोच पा रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, राइट? बट स्टेटमेंट मेरे को जरा क्वेश्चन का जरा स्क्रीनशॉट दिखाएं प्लीज। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, सानवी है ना, कौन है? यस सर। हाँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, यू आर थिंकिंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आप इतना कुछ सोच पा रहे हो, ठीक है, so that's very good। देखो जिस लाइन में लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, द सेम लाइन में उसने एक्स वर्ड यूज किया है, राइट? तो हमेशा Yes, जो sir. पहला कुछ यूज किया होगा था उसी का रेफरेंस दिया जाता है आगे। ओके यू सर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर वैसे ऐसा हो क्वेश्चन में तो चलो ठीक है वही पूछा है, लेकिन वैसे ऐसे आ नहीं सकता, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो आ सकता सकता कभी? है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब वो पाथ ऐसा होता है कि मतलब बड़ा अजीब-ओ-गरीब पाथ होगा तब, स्टैंडर्ड पाथ नहीं है तो, और हम अजीब-ओ-गरीब पाथ आपके लेवल पे नहीं बात करते, तो आप ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट दैट विल बी अ वेरी टिपिकल केस, है ना, जिसके बारे में हमारे सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका पाथ बड़ा अजीब-ओ-गरीब आएगा, तो ओके बिल्कुल सर। हो सकता है, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। यस, अदर डाउट्स? सर इसमें क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर ओपन करना प्रियांशु। From the point on the ground at a distance 30 meters from the foot of a pole, a ball is thrown at an angle of 45 which just touches the top of the pole length for the 60 meter from the foot of the pole on the other side. Height of the pole is 30, 60, 45 degree. Which just touches the top of the pole for the 60 meter and distance 30 meter from the foot. Height निकालनी है ना पोल की, चलो stop sharing. इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिगर बनाओ भाई साहब, आप लोग फिगर नहीं बना रहे, क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे हैं, पहले बता दे रहा हूँ मैं, बिना फिगर के तो क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं। आपने वाली प्रोजेक्टाइल को कैसा है, ये जो पोल है, ये जो पोल है, यहाँ से जस्ट टच करके जा रहा है, पोल की आपको हाइट निकालनी है, आपने बोला ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है शायद से 45 डिग्री, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि सर मुझे ये हाइट बता दो कितनी होगी, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर आपको याद हो तो ये देखो क्या है, x tan थीटा माइनस हाफ डी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू की वैल्यू दे रखी है क्या, ना देखा? सर यू की वैल्यू नहीं दे रखी। अरे यू की वैल्यू नहीं दे रखी है सर वो तो रेंज वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी ना यू की वैल्यू तो। हाँ, मैं बस एडजस्ट आस्किंग, ठीक है। तो आपको बोला कि सर मुझे ये वाला y कंपोनेंट चाहिए, देखो इसके कंपोनेंट होंगे x, y, जिसमें x की वैल्यू तो आपको पता है 30, आपको y कंपोनेंट निकालना है इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। अब क्या क्या गिवन है आपको, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है थीटा, g आपको पता है, x आपको पता है 30 मीटर है, x आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा नहीं पता है, u स्क्वायर नहीं पता, मतलब u की वैल्यू और चाहिए होगी। मैंने कहा देखो इसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, 60 + 30 90, आप उन्हें रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। रेंज है आपकी यहाँ पे 90 मीटर, साइन पता है, थीटा पता है, जी पता है, तो यहाँ से यू स्क्वायर निकालो और यू स्क्वायर उठा के वैल्यू यहाँ रख दो। हाँ भाई, ओके सर, विदाउट, ठीक है। चलिए भाई। सर और कुछ? हाँ जी बेटा।
सर इसमें यू स्क्वायर की वैल्यू एच में भी तो पुट कर सकते हैं, एच के फॉर्मूले में, मैक्सिमम हाइट वाले में। मैक्सिमम हाइट किसने पूछा? मैक्सिमम हाइट तो पूछी नहीं ना बेटा। यस सर। डिड आई आस्क मैक्सिमम ओके हाइट इन द सर, आई क्वेश्चन? गॉट इट। राइट। मैक्सिमम हाइट ये तब होता है जब ये डिस्टेंस ही होती है सेंटर पे। सर एक और चीज बता दो। जी बोलो। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जो पाथ होगा वो पैराबोला बनेगा? नहीं, ठीक है सर, ओके। एक सेकंड रुके रुके। आपने यू थ्रो किया और 5 एक्सेलरेशन कांस्टेंट था ना एक्सेलरेशन? सर जे कैप में 10 था, +10 था। और वाई कैप में -5 वाई कैप था, राइट? यस सर। हाँ बनेगा, श्योर बनेगा। सर लेकिन देखो, पैराबोला में, हाँ पैराबोला की तुम बोलो फिर बात करो। हाँ क्या कहना चाह रहे हो? सर पैराबोला में किसी एक पॉइंट पे तो मतलब वेलोसिटी 0 होगी, हाँ होगी। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, और इसमें तो वाई कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, तो 0 कैसे होएगी? तो वाई कोऑर्डिनेट तो वाई तो 0 होगी, लेकिन एक सेकंड, पैराबोला में एक कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी 0 नहीं होगी। एक पॉइंट पे कोई एक कोऑर्डिनेट ऑफ द वेलोसिटी 0 होगा। हाँ सर वही। तो एक्स कंपोनेंट हुआ था ना वेलोसिटी का 0। ओके सर। प्रोजेक्टाइल में वाई कंपोनेंट 0 होता है मैक्सिमम हाइट पर। यस सर। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट 0 हुआ था? एक्स एक्स कंपोनेंट 0 कॉम्पोनेंट। हुआ था। देखो, आपको सीधी बात बताऊं, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहली चीज ध्यान रखना कैसा है, कांस्टेंट है। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेसिकली 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, 3 भी कह लो, मैं तो कहता हूँ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग है, या तो ऑपोजिट है या सेम डायरेक्शन में है, तो मोशन केवल स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से किसी भी एंगल पर है तो पाथ हमेशा प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोला होगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन आप कह के चलो कि आप मान सकते हो। ओके सर। ठीक है, बट एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो बात नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब आप ये मत सोचो कि पैराबोला उस केस में ऐसा बनेगा, है ना? ये मत सोचो, हो सकता है वो पैराबोला ऐसा बने, ऐसा। यस सर। ठीक है, तो वो जो लाइन तुम बोल रहे हो, जो हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो, उसके लिए तुम कंपेयर करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसी एंगल पर भी आ सकती है, तो अगर अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करोगे तो वो ये नहीं बोल रहा कि है एक्स एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा प्रोजेक्टाइल। उस केस में आपको वाई कंपोनेंट देना वेलोसिटी का। मैं तो ऐसा बिल्कुल बोला ही नहीं, मैंने कहा पैराबोला बने, यस। अब हो सकता है ये ऐसा वाला पैराबोला बने। यस क्लियर है? सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ भाई। सर सर डीपीपी का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर सर इस वाले क्वेश्चन में थीटा जो हमें 45 गिवन है, तो 45 के केस में आर मैक्स हो तो सकता है, पर शायद हमने बस इसीलिए नहीं लिया ना क्योंकि वो सेंटर पॉइंट पे नहीं है जो हाइट निकालनी है हमें। नहीं, एक सेकेंड, आप बोल रहे हो कि इस केस में आर मैक्स है, तो आर मैक्स है, मैंने मना नहीं किया। चलो और बोलो, आर मैक्स है, मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री है, इसका मतलब आर मैक्स है। चलो और बोलो, व्हाट इज योर डाउट? हाँ सर, तो यही पूछ रही थी, फिर उसके उसके वाले फॉर्मूला से भी तो निकल जाएगा ना, इसका कौन मतलब सा थोड़ा फॉर्मूला? लेंदी हो उसका वाला जाएगा कौन से फिर। फॉर्मूले की बात कर रहे हो? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, किस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हो? सर यू स्क्वायर बाई जी अरे वगैरह तो यू से। स्क्वायर बाई जी है, यू स्क्वायर बाई जी आएगी ना वैल्यू यार। ये यू स्क्वायर बाई जी लिखा है, sin 2 थीटा यस सर, तो इज वही। 90 ना यार। हाँ वो हाँ सेम हो जाएगा ना, ए वही स्क्वायर बाई सेम ही जी बात लिखा हो गई हुआ ना है, तभी तो तो। उसमें ये तो सेम ही चीज आएगी ना। उसमें आप क्या मतलब और कुछ यूज करना चाहते हो? नहीं नहीं सर, सेम ही आएगा, तो मतलब वही बात हो गई ना, ये भी आर मैक्स ही हो गया फिर। आर मैक्स है तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, बट उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही ना। ओके सर। हमें आर की वैल्यू रख के ओके यूज सर। करके वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर सोच रहे हो आर मैक्स का यूज करके मैं एच मैक्स निकालूं, तो एच मैक्स मुझे चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो। ठीक है, the question hasn't asked the h max, उसने तो ये हाइट पूछी है, दिस इज नॉट h max। ओके सर। हाँ, फिगर बनाओ, इसलिए बोलता हूँ।
H1 will come at the center. चलिए then next, अगर ये ऐसा होता तो मैं आपको क्लियर बता देता H कितना हो जाएगा 90 या 90/4 ये R/4 हो जाएगा 90/4. मैं वैसे बता दूंगा आंसर, बट दैट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग. चलिए then, हाँ जी भाई नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन 2. टू. A particle moves in a plane with uniform acceleration having direction different. अभी तो बताया बेटा सानवी. सर इसमें हाँ वही सर, जैसे आपने अभी बताया तो उससे पैराबोला तो हो जाएगा, लेकिन सर जो सर्कल है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है हाँ, तो उसमें भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं. क्वेश्चन पढ़ो और यूनिफॉर्म फिर से सोचो, फिर मैं बात करूँ. कुछ बोलो, सोचो तुम क्या गलती कर रहे हो. सर पता नहीं, मैं सर वैसे नहीं, भी चलो, 15 मिनट कोई सोच बात चुकी हूँ इस पे. चलो कोई बात नहीं, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? सर यूनिफॉर्म में तो कांस्टेंट, अच्छा डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा. यू गॉट योर आंसर? यस सर. एग्री? हमने ऑलरेडी बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है. ओके सर. सर हैपनिंग सर्कुलर मोशन. हाँ जी आकाश. सर फिर इसका आंसर पैराबोला कैसे है? पैराबोला कैसे है? यस सर. पैराबोला ऐसे है क्योंकि हमने तुम्हें निकाल के दिखाया हुआ है एक ट्रेजेक्टरी वाला. ये देखो, ये इसके एग्जांपल करके दिखाया है. इसमें पार्टिकल मूव विद अ प्लेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर है जो कि यूनिफॉर्म है विद द डायरेक्शन Yes, एज वेल, एंड द इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एंगल कुछ थीटा है. ओके सर. ठीक? तो मैंने कहा देखो, जब भी आप बोलते हो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी को थ्रो करोगे, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला. स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही लाइन के अलोंग आएगी. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन एक ही लाइन के अलोंग आएगी, तो आप बोलोगे मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, या तो इंक्रीजिंग स्पीड होगा या डिक्रीजिंग स्पीड होगा. और दूसरी पॉसिबिलिटी जो इसने यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी और एंगल है कुछ एक्सेलरेशन के बीच में, तो आप बोलोगे इट विल ऑलवेज बिकम अ पैराबोला. देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज. Is it clear? And that's why this question has been put here. ये चीज आपको बताने के लिए कि साइड क्वेश्चन पूछा जाता है. Any other doubts? सर क्वेश्चन 16. A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then the velocity of the river is. अरे क्या बताऊँ उसमें यार? सर ये जरूरी थोड़ा है कि हमने बोट को जो सेंड किया है वो एकदम परपेंडिकुलर उस पाथ पे किया है. अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ. इसमें सर क्योंकि across a river. वेलोसिटी, हाँ नहीं आप सही करो, बट एक्चुअली इसने जो वर्ड यूज किया ना across a river, ठीक है? अच्छा उसने क्या यूज किया? उसने बोला कि across a river, ठीक है? तो उसने across a river का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में ही आपको किया है, इस तरीके से. बहुत अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है, आई अगेन एग्री ऑन दैट, ठीक है? बट उसने बोला कि बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, मतलब इस टाइप से उसने क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बोलते हो कि सर ये रिवर ऐसे जा रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट दे रखा है, दैट इज 10, ये 8 दे रखा है, तो इट हैज टू बी 6 हो जाएगा. सर बाकी अगर वो मतलब एकदम सीधा हम उसको ना भेजें बोट को, तो और भी वेलोसिटीज पे पॉसिबल तो है ही ना एंगल सर. वगैरह पता होगा, फिर एंगल हाँ एंगल अलग एंगल पे. करेक्ट. ओके ओके सर. चलिए एनी अदर आउट? सर 11th क्वेश्चन. दिस वन, व्हिच वन? सर 11th क्वेश्चन. 11th.
A ball is projected from ground after 2 seconds. The velocity of ball makes 45-degree angle with the horizontal, and after next 2 seconds, the velocity moves horizontal. The velocity of the position of the ball. यार क्या बताऊं यार इसमें यार, किसको डाउट है इसमें? क्यों? किसको डाउट है? डेटा देना जरा। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी बता रहा है वो? 45 डिग्री में। ठीक है छोड़ दो, हो गया। हाँ भाई साहब, किसको डाउट है? आकाश, तेरे डाउट है? यस सर। हाँ, तूने क्या कोशिश की है बता पहले तो। सर मतलब क्वेश्चन हो तो गया था लेकिन बहुत लंबा हो रहा था, मतलब थोड़ा क्या 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 क्वेश्चन हो गया था लेकिन बहुत ज्यादा लंबा सा हो रहा था कुछ। क्या किया था तूने बता? अभी तो पूछ रहा हूँ मैं तुझे, तो तेरा मैसेज जानना चाह रहा हूँ। सर पहले इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिया, यू मान लिया, चलो। फिर उसके दो कंपोनेंट ले लिए, u sin थीटा और u cos थीटा। ले लिए, चला था, और बोलो। और जो u cos थीटा है वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज तो होगा नहीं। चलो ठीक है। और जो u sin थीटा है वो v इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, मतलब u sin थीटा माइनस 20 हो जाएगी ठीक बाद है, में। मान लिया, और बोलो। फिर 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और सर इसमें ये कह रखते हैं कि जो 4 सेकंड बाद वो हॉरिजॉन्टल पर चला जाता है, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जा अरे रहा है, तो उसका हाँ, जो टोटल टाइम होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर वहां से u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 40। हाँ ठीक है। फिर वहां से u cos थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उससे u निकाल लेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर कुछ। तुम्हें लग रहा है लंबा हो जाएगा? 2 इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, क्यों लंबा हो जाएगा यार? सर सही है ये क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन? बिल्कुल सही है ओके सर। भाई। आप बोलोगे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आया था वो ये आया था, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, यही आया था। t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप बोलोगे ये दोनों ही बराबर हैं, तो आप बोलोगे u cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 10 इंटू टी। टी की वैल्यू भी रख दो 20, ये 2 हो गया। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया u sin थीटा और u cos थीटा में। ठीक है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे इसको यूज कर लेना। यस सर। ठीक है, अगली बोलो, जब t इक्वल टू 4 सेकंड की बात कर रहे हो। सर इक्वल टू ब्लर है। ब्लर है सर। 4 सेकंड पे ब्लर आप आ रहा बात है। कर रहे हो कि सर बेसिकली ये टर्म जीरो हो गई ना, यस सर। तो मुझे t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद t इक्वल टू 8 लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ लाइट। ब्लर है सर। सर क्यों? वेट बताता हूँ। अच्छा सर समझ गया, फिर वहां से u sin थीटा 20 आ जाएगा। इसी में पुट कर दो ना, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया ना, ओके सर। तो यहीं से u sin थीटा आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा, यहाँ रख दोगे तो u cos थीटा जो भी आपको चाहिए। ओके ठीक सर। है, चलिए। ब्लर हो रहा है भाई यार, ज्यादा से क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? सर हो गया क्लियर। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन तो क्लियर होने दो। सर स्क्रीन हो गई क्लियर, वो बता रहा था मैं। अच्छा ओके देन, ठीक है। सर हो गई। चलिए, एनी अदर डाउट्स? अरे कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई और डाउट? सर जो 17 क्वेश्चन था ना उसमें मिसप्रिंट था मेरे ख्याल से। ओपन सर द 17 क्वेश्चन क्वेश्चन देन आंसर। मैंने व्हाट्सएप आपको कर दिया था, 17 क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिखाओ जरा। क्या बोल रहा है? A bat and an insect are flying with velocities vbt. Bat with the ground, insect I with the ground. ठीक है, 35 I cap plus 9.2 J cap. ठीक है, calculate the velocity of the insect with respect to the bat. अच्छा, आप बोलो इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट द सर वेलोसिटी। 3.5 आएगा यहाँ पे। एक सर सेकंड बेटा, 3.5 आई कब आएगा? एक सेकंड, ओपन द क्वेश्चन प्लीज। ओपन द क्वेश्चन प्रियांशु प्लीज।
लेट मी सी, अगर देखो ना डेटा पॉइंट्स क्या दे रखे हैं अच्छे से। की बात समझ गया, हो सकता है उसमें एक टाइपिंग एरर हो। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा स्क्रॉल अप करो हल्का सा। अच्छा, यू मीन टू से दैट वो 35 आई कैप नहीं, वो 3.5 आई कैप है, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। यस, तो एक काम करो, वहां पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, प्लीज रिपोर्ट दैट, और उसमें मेंशन कर दो कि सर वो, बस इतना लिख दो 3.5 इंस्टेड ऑफ 35, वो समझ जाएंगे वहां पे। ठीक है, आता है ऑप्शन सबके डीपीपी में रिपोर्ट करने का। यस सर। हाँ, तो डू रिपोर्ट दैट। तो उससे क्या होता है, जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं ना, उससे वो लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे और उसकी टाइपिंग एरर सही कर लेंगे। चलिए देन, एनी अदर डाउट्स? Shall we move? यस सर। Let's move. हाँ भाई, क्या सर बात हो गई थी? सर एक और हाँ, चीज अभी याद आई। क्या हो गया? हाँ बोलो बोलो, एक क्या दो पूछ सर रहे अगर हैं? एक अम्ब्रेला पे रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं तो उन पे ना मतलब हर 2 ड्रॉप्स का सेपरेशन 5 कुछ मतलब 5 मीटर है। हाँ, तो जो अम्ब्रेला का एरिया, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स जो फॉल हो रही है उसको अम्ब्रेला का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच ड्रॉप। तो वॉइस गॉट ब्रोकन। आप बोल रहे हो कि कुछ ड्रॉप्स गिर रही हैं, यस सर। ठीक है? उसके बाद आपने बोला दो ड्रॉप का सेपरेशन, एज नॉट व्हाट सेपरेशन, लाइक ओवर द अम्ब्रेला, यू मीन टू से दैट दो ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस? यस सर 5 मीटर। चलिए देन, सर अब अम्ब्रेला पे कितनी रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं ये निकालने के लिए एरिया ऑफ अम्ब्रेला को एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 रेन ड्रॉप से डिवाइड करना होगा। ठीक है। हाँ, तो सर वो 1 रेन ड्रॉप का ऑक्यूपाइड एरिया 25 मीटर स्क्वायर क्यों होगा? 25 मीटर स्क्वायर क्यों होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर वैसे मैंने जैसे पता नहीं, मैं कंफ्यूज सी हो रही थी इसमें। मैंने सॉल्व तो कर दिया 25 रख के पर समझ नहीं आया। हाँ मैं समझ गया, आपने रखा होगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? नहीं सर वो तो ड्रॉप तो नेग्लिजिबल, उसका एरिया तो नेग्लिजिबल होगा ना खुद का। नहीं तो कुछ तो रेडियस दे रखा होगा ना। सर बस 2 ड्रॉप्स के बीच का सेपरेशन है 5 मीटर। नहीं नहीं, फिर ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे तो ना बोल सकते हैं कि दो ड्रॉप के बीच का सेपरेशन है 5 मीटर। आज टू ड्रॉप्स के बीच का सेपरेशन है तो कुछ तो ऑक्यूपाई, अगर वो नेग्लिजिबल है तो कभी आप उसको ऑक्यूपाइड ही नहीं करा पाओगे यार, ऐसे तो लेना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो नेग्लिजिबल है। वो बेसिकली पता क्या कहना चाह रहे हैं, वो उसने इस तरीके से रखा है कि यार वो पूरी ड्रॉप ऐसे है, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन दे रखा होगा वो 5 मीटर, दो ड्रॉप के सेंटर टू सेंटर का। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ इस तरीके से वो ऑक्यूपाई कर रही है, वो कुछ ऐसे समथिंग लाइक दिस। सर अगर 2 ड्रॉप दूर दूर हैं, बीच में 5 मीटर है और फिर अगले 5 मीटर पे फिर अगर एक। आप वो उनको पॉइंट मान रहे हो तो फिर आप एरिया ऑक्यूपाइड कैसे मान रहे हो? सीधी सी बात ये है ना, आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ये ड्रॉप एक पॉइंट है, ये ड्रॉप एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। पहली बात तो बहुत ही वाइड सा क्वेश्चन है, हम सॉरी टू से, ठीक है, इस टाइप में ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। लेकिन आप बोलते ये ड्रॉप को अगर पॉइंट साइज मान लोगे तो फिर एरिया ऑक्यूपाई कैसे मान सकते हो? फिर तो आपने उनको पॉइंट माना, मतलब नेग्लिजिबल एरिया का माना है, और जब उनका खुद का एरिया नेग्लिजिबल है तो अम्ब्रेला पे वो एरिया ऑक्यूपाई कैसे करेंगे? सर लेकिन इससे ये नहीं बता सकते कि अगर सपोज 1 मीटर है उसका, 1 मीटर कह रही हूँ, 100 मीटर है उसका रेडियस अम्ब्रेला का या किसी भी चीज का, ऐसे कुछ भी है, तो उस पे कितनी ड्रॉप्स गिर सकती हैं इतने सेपरेशन हो उनमें, तो कितनी ड्रॉप्स उस पे आ सकती हैं 5-5 मीटर की दूरी करके? You mean to say this? उसका रेडियस गिवन था अम्ब्रेला का। नहीं यार, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत प्रूफफुल सर। हाउ कैन यू से दैट, राइट? ये 5 मीटर इधर है, फिर 5 मीटर इधर भी होगा, फिर इनके बीच का 5 मीटर निकाल पाओगे? या तो फिर आप ऐसा मानोगे कि ये स्क्वायर बना बना के होंगे फिर।
वही सर मैंने इसलिए ऐसी कुछ पूछ के कर दिया हाँ, था तो स्क्वायर बना। उन्होंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, आप जो सोच रहे हो उसके तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि यार इसका मतलब हर दो ड्रॉप ऐसे 5 मीटर पर होंगी, तो इसका मतलब हमेशा कैसे बना रही होंगी, स्क्वायर बना रही होंगी। यस Agreed? सर। Then it is only possible, आपका 5 मीटर डिस्टेंस सारी, और तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। आप बोलोगे सर एक स्क्वायर में कितनी ड्रॉप आ रही है, 4, तो आपने बोला टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं वो निकाल दिया। वो कैसे निकाला, टोटल आपका अम्ब्रेला का एरिया देखता होगा, यस और सर। एक स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 5 × 5, 8 स्क्वायर तो 25, और एक स्क्वायर में कितनी ड्रॉप्स हैं, 4 ड्रॉप्स। ऐसा कुछ किया उन्होंने। हाँ सर, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद से, इसलिए क्योंकि अगला स्क्वायर होगा उसमें भी 2 ड्रॉप तो काउंट हो ही जाएंगी उसमें भी साइड दोनों आ वाली। जाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने इस टाइप से करके अच्छा सिर्फ सर। ऐसे। बट मतलब हाँ आपको सोचो लॉजिकली ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, आप मतलब आपको नहीं पता था यार कितने स्क्वायर किधर की तरफ बन रहे हैं, ठीक वही है, तो तो सर, उन्होंने कुछ तो 4 से। स्क्वायर पूरे बनेंगे भी नहीं। नहीं, डोंट लुक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी निराधार से हैं, मैं कहूंगा। तो कौन सी बुक सॉल्व की थी तुमने। सर ये ना एग्जाम्पलर में था एक इस पे बेस्ड, तो मैंने ना उसको क्वेश्चन को थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले लिया, थोड़ा ज्यादा सोच के। नहीं, मत लो। पहली बात तो मैं एग्जाम्पलर से ही आपको बहुत ज्यादा नजरिया बनाने की नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। सर मैं ऐसा कभी नहीं। हाँ बोलिए। 8th क्वेश्चन। क्या हुआ, कोई दिक्कत। 8th क्वेश्चन। कौन है ये जो सो के जाग रहा है, कौन है जिसने क्वेश्चन को मुझसे देख लिया। सर श्रद्धा बेटा, श्रद्धा। तो आज जागी है, अभी जागी है। शेयर कर स्क्रीन जरा, ओपन कर रखा है क्वेश्चन। सर हाँ बहुत अच्छे बेटा, काम कर, मैं पर्सनल आ जाऊंगा तेरे घर पे, बुला लेना, है ना। थोड़ा सा अपना घर पे अच्छे अच्छे खाने पकवान बना लेना, और फिर मैं आ जाऊंगा घर पे बताने। अरे छोरी, सर आप क्या बता रहे थे, बता दो प्लीज। क्या बता रहा था मैं? एग्जाम्पलर का नई क्या, एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करनी क्या। अच्छा उसकी बात कर रहे हो। मैं एग्जाम एक्चुअली क्या है कि एग्जाम्पलर जो होता है, श्रद्धा या प्रियांशु प्लीज वो एक क्वेश्चन ओपन करके रखना, तब तक हम ये बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी, पहली बात तो मैं एनसीईआरटी की बात कर लेता हूँ। एनसीईआरटी जो फिजिक्स का 11th क्लास का एनसीईआरटी, पहली बात तो मैं कभी उसको रीडिंग आप चाहो तो कर सकते हो, बट दैट्स नॉट वेरी प्रॉपर, आपके सिंपल लैंग्वेज नहीं है एज पर टू द स्टूडेंट, पहली चीज, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लिखी है, और नो डाउट उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, बट फॉर स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए इसी एनसीईआरटी को एक जेई वाले बंदे को सॉल्व करना है, जेई एडवांस वाले बंदे को सॉल्व करना है, जेई मेंस वाले को करना है, नीट वाले को करना है, बोर्ड वाले को करना है। तो उसमें उन्होंने सारे लेवल के 0 से लेके अनशन लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि उसमें कुछ आपके लेवल के होंगे, कुछ आपके लेवल के नहीं होंगे, कुछ उसमें बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको हमें कभी देखना भी नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली जो आपके लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें से वो उठा के आपके स्टडी मटेरियल, डीपीटी टेस्ट, इनमें पिक करके रख दिए जाते हैं, या उस टाइप के क्वेश्चन। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम देयर, मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें अच्छे जो आपके नीट लेवल फोकस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आप डीपीटी सॉल्व कर लिए, टाइम बच रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद टाइम बच रहा है तो आपके पास स्टडी मटेरियल गिवन है, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, और उसके बाद टाइम बच रहा है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर मल्टीपल बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और समथिंग। मैं ये नहीं कह रहा उसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं है, बट मैं कहूँगी कि सारे क्वेश्चन आपके मतलब के नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, इट्स बेटर कि हम अपने मतलब के और प्रैक्टिस कर लें। सर हाँ जी बेटा। सर थ्योरी पढ़ने के लिए फिर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए थ्योरी के लिए। थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए मतलब किस टाइप की थ्योरी चाहिए, आप अपने स्टडी मटेरियल है उसी को रीड कर लो ना यार। यस सर। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी गई है, थोड़े से टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं, नो डाउट। सर सर डेविड हैलिडे पढ़ सकते हैं उसके लिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, ठीक है।
सर नहीं पढ़ रखे हैं, 2 चैप्टर पढ़ लिए उसके। वो टीचर्स के लिए ठीक है, आप लोग परेशान हो जाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग ट्राई नहीं, आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कीजिए। इतनी मोटी बुक आएगी कुछ, अगर आप ओरिजिनल बुक लेने जाओगे तो 1000-1500 से नीचे बुक नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ट्राई करो, दैट्स वेरी गुड बुक, बट आई नो दैट एक चैप्टर के बाद बोर हो जाओगे। ठीक है सर नहीं सर, 2 चैप्टर कर लिए। हाँ, तो अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप करो, मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, दैट्स वेरी कंसेप्चुअल बुक, बट वही है कि हर चीज के बाद उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ज्यादा सोचना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में वही चीज हम लोग आपको सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं। यस। ठीक है, हाँ जी। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter, मतलब range max दे रखा है। With the same effort he throws the ball vertically upwards, the maximum height attained by the ball is। अब भाई साहब क्या बताऊं इसमें, किसका डाउट है? कहाँ गई छोरी? सर हाँ बेटा सत्ता, क्या बोला उसने? 100 मीटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल दे सकता है, मतलब उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है, मतलब u स्क्वायर बाय g दे रखा है। श्रद्धा, यस सर, यहाँ से u निकाल लोगे, यस हो जाएगा। अब उसी स्पीड से ऊपर फेंक दो, हाइट हो जाएगा वो भी। सर u स्क्वायर बाय 2g आता है, 50 मीटर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, सर एक क्वेश्चन पूछना था। अभी एक तेरा रह गया, पूछ जल्दी पूछ। Can you stop sharing please? सर ये 94 क्वेश्चन। एक कहाँ से उठा लाया ये? कौन सी बुक उठा लाया? सर सिंगेज है ये तो। अच्छा, तू सिंगेज भी सॉल्व करने लगा, क्यों मरना चाह रहा है तू भी? क्या 94? अबे क्या बता दूं इसमें यार, कैसी बातें करता है तू भी? सर कैसे होगा ये सॉल्व? A pedestrian start to cross the road with a uniform speed v when the truck is 1.4 meter। अरे उसने क्या दे रखा है? इस टाइप का क्वेश्चन पर्सनल पूछा करो, क्लास में पूछा करो। चलो अभी आज बता दे रहा हूँ। v नॉट की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड? सर स्टॉप कर दो। एक सेकंड, डेटा पॉइंट हो रहा है, मैं वर्बली बता रहा हूँ, डोंट वरी, तो आप सुन सकते हो। और 4 मीटर अवे फ्रॉम दी, हाँ भाई साहब बंद कर सकते हो। देखो ये ट्रक आ रहा है, 4 मीटर अवे है, v नॉट स्पीड से आ रहा है, तो आप बोलते हो मेरे ट्रक को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 4 मीटर डिवाइड बाय स्पीड, उतनी ही टाइम में मुझे ये पूरा क्रॉस कर लेना है 2 मीटर का पाथ, क्योंकि ट्रक कितना है 2 मीटर चौड़ा। तो मेरे को आंसर बता देना यार। हाफ सेकंड में आई गेस स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस दे रखी 4 मीटर, तो हाफ सेकंड में वो ट्रक 4 मीटर ट्रैवल करके उसको पास पहुंच जाएगा। उस हाफ सेकंड में इसको 2 मीटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लेना है। क्या बताऊं उसको? सर लेकिन जो इसका सॉल्यूशन दे रखा था उसमें पता नहीं थीटा कुछ एंगल लेके ऐसे सॉल्व करा हुआ था अजीब सा। तो और कॉम्प्लिकेट कर रखा है तुम्हारे लिए? मिनिमम स्पीड पूछा है क्या? सर वही तो इसका आंसर ये 4 सर मीटर मिनिमम आ रहा है। स्पीड पूछा है सर। मिनिमम टाइम पूछा है ना, मिनिमम स्पीड सॉरी। चलो इसको पर्सनल भेज देना, मैं तुमको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेट मी सी अगर उसमें और कुछ हो सकता है। सर प्रेजेंट चलिए करता हूं then। फिर। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सर अननेसेसरी बुक्स, हजारों बुक्स हैं। ठीक है, अगेन सिंगेज वेंगेज ये सब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, जबरदस्ती पीछे मत पड़ना। जो क्वेश्चन इसमें से तुम्हारे मतलब के है वो निकाल के ऑलरेडी दे दिए जाएंगे तुमको। सर यही क्वेश्चन का डाउट था, बाकी तो हो गए थे। हाँ बेटा, तूने ऊपर वाला भी भेजा था, ऊपर वाला भी मैं तेरे को सॉल्व करके तेरे को तरीका बताया था कैसे सॉल्व करना है। यस सर, वो तो सर पहले हो गया था, लेकिन सर जो आपने हाँ। बताया था उसमें फिर t1 + t2 + t3 का स्क्वायर, सर वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा वैसे? नहीं तो उसको अंडर रूट लेके कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होगा, तरीका तो वही है, वहीं से करना पड़ेगा। तुम लेंदी मेथड पकड़ लिए होगे, मैं सर तुमको नहीं सिर्फ सर तरीका वैसे। बताया, तुमने लेंदी मेथड पकड़ लिया होगा। यस सर। भाई साहब तुम्हें डिस्टेंस क्यों चाहिए? अच्छा तुमने अच्छा उस टाइप से डिस्टेंस निकाला होगा, आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रखोगे तो वहां पे b स्क्वायर ही चाहिए, मतलब t स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। यस सर। ठीक है, x की वैल्यू को रखोगे तो t स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए होगा, वहां पे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके सर। तुमने निकाल नहीं पाया या कंफ्यूज, देखो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a जब रिलेशन में रखोगे x की वैल्यू में t स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे तो वेलोसिटी और टी स्क्वायर सेम है, तो बाद में पावर ऑफ कट ऑफ हो सकती है। ओके सर। ठीक है, चलो सर। चलिए भाई, कहाँ चल गए थे बताइए भाई, क्या चल रहा था? हाँ भाई, सही है। सर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक। अच्छा, सर्कुलर मोशन की थ्योरी पूरी हो गई थी क्या? यस चलो एक सर। क्वेश्चन सुनो, मैं सिर्फ वर्बली क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक बॉडी है, अब मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ डिक्रीजिंग स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एंगल बताओ कितना होगा? 0 होगा, 90 होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, 90 से 80 के 180 के बीच में होगा। तो दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन पहले सुनिए। A body is moving in a circular path with decreasing speed. Find the angle between v and acceleration. ठीक है, ऑप्शन है 0, 90, 90 से 180, 0 से 90। सर 0 से 90। अब हमें क्वेश्चन नहीं किया करो, मुक्का मार देना मैंने। फिगर बनाओ, सॉल्व किया नहीं 0 से 90। सर फिगर बनाइए। फिगर बना लिया तूने? यस सर। सोच लिया तूने जो सोचना था? मेरे को क्वेश्चन दिया तो कुछ तो सोच के दिया ना यार। यस सर। फिगर बनाए, सोचें पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, बस जल्दबाजी पता नहीं किस चीज की रहती है। सर 90 to 180। 90 to 180। और भी ऑप्शन यस सर 90 to 180 आ रहा है। आगे आता है? यस सर आ गया। वो सर जल्दबाजी में आंसर अच्छा आया तुम्हारा? सर वो मतलब आपको कोई टेंजेंशियल क्वेश्चन मत करने एक्सेलरेशन का और शौक है एक्सेलरेशन के दोनों लिए जो को? बता दिया था। वो तो सब मुझे मालूम है कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। यस सर। मतलब आते हुए क्वेश्चन को मुझे गलत करना है, पता नहीं जल्दबाजी में मैं क्या करूंगा, स्टार बन जाऊंगा। भाई साहब कोई जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया करो हमेशा। देखो भाई, आपने बोला कि सर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है हमेशा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे लग रहा होगा। अब स्पीड उसने बोला डिक्रीजिंग स्पीड है। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है कि सर एक्सेलरेशन जो उसकी स्पीड चेंज करता है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया है क्योंकि स्पीड को स्लो डाउन करना है। वेलोसिटी के ऑपोजिट होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, इस डायरेक्शन में। तो द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री से बड़ा आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा। किसी को डाउट इसमें, कोई दिक्कत? चलिए, तो दिस इज इट। बाकी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको। सर्कुलर शायद से डिग्री में सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नहीं थे, केवल प्रोजेक्टाइल वगैरह के थे, राइट? यस यस सर। चलिए, ये मोशन इन प्लेन की पहली डीपीपी थी या दूसरी? सर पहली थी। पहली थी। पहले ठीक है, तो अगली अगली अगर आएगी डीपीपी तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबको आते होंगे ये लॉज, लेकिन किसी को नहीं आते, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आते सबको है लेकिन किसी को नहीं आते, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आंसर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैं कहता हूँ शायद आपको आते भी नहीं है। न्यूटन ने बेसिकली क्या हुआ, 3 लॉ दिए। सबसे पहला लॉ होता है बेसिकली, व्हाट इज दैट लॉ? लॉ, फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं। बेसिकली वो गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया है।
उसी को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। देखो न्यूटन अंकल बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही शार्प बंदे थे, ठीक है। उन्हें दूसरों का डेटा यूज करने में कोई शर्म नहीं थी, ठीक है। और वो दूसरों की बनाई हुई थ्योरी, दूसरों के आप बोल सकते हो कि जो भी उन्होंने कंसेप्ट बनाए होते थे वो उसमें बस बहुत ऊपर ऐसे कहते हैं ना, केक के ऊपर ऐसे आइसिंग कर देते हैं, टॉपिंग करके, और वो फटाक से अपना नाम लगा देते थे, और है ना, बड़ा अच्छा सा अपना न्यूटन ब्रांड के नाम से उनका लॉज अपने करते रहते हैं, ठीक है। और वो इस चीज में शर्म महसूस भी नहीं करते थे, और वो इस चीज को कभी चोरी भी नहीं बोलते थे, ध्यान रखना, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते थे। न्यूटन अंकल एक स्टेटमेंट देते थे, आई कैन सी दैट फार, ठीक है, मैं इतना दूर इसलिए देख सकता हूँ बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन दी शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, ठीक है। मैं क्योंकि इतने बड़े जायंट मतलब बड़े बड़े राक्षसों के शोल्डर पे खड़ा हूँ, इसलिए मैं इतना दूर का देख पाता हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं इतना आगे की कंसेप्ट और इतने इतने क्वेश्चंस में कर पाता हूँ, वो सॉरी इतने दूर तक देख पाता हूँ, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट के बारे में सोच पाता हूँ, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन दी शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। और जायंट्स उनका मतलब था पुराने साइंटिस्ट। बोलते हैं मेरे से आए पहले वाले जितने भी फिजिसिस्ट साइंटिस्ट जो ये सब थे, वो उन्होंने इतना कुछ बना के ऑलरेडी दे रखा है, मैं तो सिर्फ उनको स्टडी करता हूँ, उसमें अपनी चीजें ऐड करता हूँ और मेरा एक नया कंसेप्ट बन जाता है, राइट। तो उस चीज को प्राउडली बताते थे। पहला लॉ था गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले क्या होता था, जब बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराने, जब एरिस्टोटल अंकल हुआ करते थे, ठीक है, इन्होंने बोला कि सर तब फ्रिक्शन की खोज नहीं हुई थी। इन्होंने बोला कि सर आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हो और फिर उसको एक कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देते हो। तो नॉर्मली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं एक बॉल को क्या करूं, मूव करा के छोड़ दूं, अपने सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे बॉल को मूव करा के छोड़ दूं, ठीक है, लग रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ भाई, मैंने कहा जब पुराने टाइम पे जब फ्रिक्शन की खोजी तो एरिस्टोटल अंकल थे। एरिस्टोटल अंकल ने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन किया कि अगर मैं एक बॉल को ऐसे छोड़ दूं ऊपर आके, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, और ऐसा हमेशा होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि सर whenever you have to keep a body in motion, you have to keep applying a force. अगर आप बॉडी में फोर्स लगाते रहोगे तो बॉडी मोशन करती रहेगी, अगर आप फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद बॉडी रुक जाएगी। ऐसे ही होता था, है ना। तो मतलब आप अगर बॉडी को मोशन में रखना है तो बिना फोर्स लगाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि तब तक हमें एक बारे में आइडिया नहीं था जिसको बोलते थे फ्रिक्शन। जब गैलीलियो अंकल आए, गैलीलियो अंकल ने बोला कि यार
ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बॉडी को परफेक्टली स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दो तो आप बोलोगे अगर आपने बॉडी को छोड़ दिया तो वो इट विल कीप मूविंग, वो काफी देर तक मूव करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो गैलीलियो अंकल ने ऐसा नोटिस किया कि अगर आप किसी बॉडी को मोशन में छोड़ देते हो और फोर्स नहीं लगाते हो तो तब तक बॉडी नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इनफैक्ट मैंने बोला कि सर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो लाइफ टाइम रेस्ट पर रहेगी। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ठीक है, कब तक? जब तक आप बोलोगे कि सर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे यही गैलीलियोस लॉ क्या था कि if a body is at rest it will keep it will be on rest. If a body is moving with a uniform velocity it will keep moving with the same velocity unless there is no net external force at the body. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी बाहर से। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर बॉडी एक सिस्टम माना है तो सिस्टम के अंदर कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, अगर वो कोई फोर्स लगाए भी तो उसको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे और इसकी वजह से कभी भी मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल यू पीपल आर सिटिंग इनसाइड द कार है ना, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द सीट, ऐसे धक्का दे रहे हो अंदर से, यू विल नॉट बी एबल टू मूव द कार। ठीक है, बिकॉज़ यू आर द इंटरनल फोर्स। जब भी किसी बॉडी का मोशन को चेंज करना होता है देयर हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा, आपको जो अंदर से कोई भी फोर्स लगाते रहेंगे तब तक बॉडी नहीं करेगी आइडियली। ठीक है, जब तक कि बाहर से उस सिस्टम के बाहर से कोई यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब भी मैं लाइफ में फोर्स बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म डिफाइन होगी, बोलेंगे इनर्शिया। क्या बोलेंगे हम उसको? इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? आप बोलोगे इट्स अ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू व्हिच, या किसी भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करते रहना चाहती है। ठीक है, यही इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं, उसको इनर्शिया। ठीक है, आप अगर इसको कैसे लिखोगे? सर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच it keeps moving if it is moving and it will be on rest if it is rest, right? So in short आप कहोगे कि it is a tendency which opposes any change in the position of rest or motion, state of rest or motion of a body. लिख लो इसको, inertia. It is the characteristic property of the body. Skin is not clear. I'm sorry, now the screen is not clear on your side. It's clear on my Sir, side. yes sir, clear है sir. Okay, so please rejoin. बाकी लोगों को it's clear now. Am I right? Yes sir. है ना? अनक्लियर होता है मेरे को पता चल जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आप रिजॉइन कर लो या नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लो। मैं क्या बोल रहा था? इनर्शिया, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which tries to oppose any change, tries to oppose any change in its state of rest or state of uniform motion. I hope this is very clear. सर एक बार रिपीट कर दीजिए, अभी आपने क्या बोला? मेरा नेट एकदम से नेटवर्क इशू आ गया था। Inertia is the characteristic property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or state of uniform motion. मतलब अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो उसको अपोज करेगा। अब अगर आपने बोला कि सर उसको रेस्ट पर है और रेस्ट से मूव कराने की कोशिश करोगे तो उसको हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर वो रेस्ट पर है तो जिंदगी भर रेस्ट पर रहना चाहती है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप बोलते हो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, उसको रेस्ट पे आप लेके आना चाहते हो तो आप बोलोगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप उसको रोकना चाहते हो तो आप बोलोगे जो उस टाइम पे इनर्शिया एक्ट करेगी वो कौन सी होगी? इनर्शिया ऑफ मोशन।
एंड अगर आप इस मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहोगे तो आप बोलोगे उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होना भी मोशन चेंज होने के बराबर है ना। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मोशन चेंज होगा, वेलोसिटी। चलिए ठीक है। हाँ भाई, तो आप बोलोगे सर इसके कुछ एग्जांपल देख लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लो। बहुत सारे एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप बोलते हो। मैंने कहा सबसे बेसिक एग्जांपल आपने दिल्ली में पढ़ा होगा हमेशा कि जब आप बस में खड़े हो, एक ध्यान से सुना, जब आप बस में खड़े होते हो बस भी खड़ी हुई है, अब क्या होगी, बस को आपने चालू किया और एक्सीलरेट किया, बस पे फोर्स लगा दिया, समहाउ बस स्टार्ट्स मूविंग। आप रेस्ट पे थे, हुआ ये कि आपके जो फीट थे वो बस से थे, तो बस जब आगे चलेगी तो बस ने वो फोर्स आपके फीट पर लगा दिया। फीट पर तो फोर्स लगा, पर वो फोर्स आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाया इतनी जल्दी, ठीक है। वो फोर्स केवल कहाँ लगा, फीट पे लगा। तो आपके फीट का मोशन तो चेंज हो गया, वो आगे चले जाते हैं, बट आपकी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे रह जाती है, तो वो पीछे रह जाती है, ठीक है। तो आप कैसे गिरते हो, पीछे की तरफ गिरते हो, यस और नो। तो बेसिकली आप पीछे की तरफ नहीं गिर रहे हो, एक्चुअली आपके पैर आगे चले गए, आप पीछे गिर रहे हो ना। आपकी ऊपर वाली बॉडी वहीं रह गई जहां थी, बस और फीट आगे चले गए, ठीक है। तभी आप बोलते हैं कि उसको ऊपर से भी पकड़ना चाहिए ताकि जो फोर्स है बस में लग रहा है वो दोनों तरफ से ट्रांसफर हो जाए, तो आप गिरो नहीं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आप ऑलरेडी बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो आपकी बॉडी ने भी वो वेलोसिटी अचीव कर ली, आप बड़े आराम से चले जा रहे हो। सडनली अगर बस आके एक्सेलरेशन देके गाड़ी को रोकेगी, मतलब वेलोसिटी को चेंज करेगी, बस पे फोर्स लगाओगे, बस आप बोलोगे कि क्या हो जाएगी, स्लो डाउन होगी। बस के फ्लोर से आपके फीट कनेक्टेड है, उन पे फोर्स लग जाएगा तो आपके फीट स्लो डाउन जाएंगे, बट आपकी जो ऊपर वाली बॉडी इतनी जल्दी फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करोगे, वो तो उसी वेलोसिटी से आगे चली जाएगी। जब नीचे वाले पोर्शन की वेलोसिटी कैसे हो गई है, स्लो डाउन हो गई है, तो आपको आगे की तरफ एक झटका लगता है। तो आपके साथ हुआ क्या, ये पैर पीछे रह जाते हैं क्योंकि पैर स्लो डाउन हो जाते हैं, जबकि आपके ऊपर वाली ड्यू टू इनर्शिया इट कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दैट्स व्हाई यू फील अ जर्क। आप बोल सकते हो कि आप आगे की तरफ से जर्क फील करते हो। तो दैट इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन की स्पीड कम ज्यादा जब कर रहे हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यदि एग्जांपल मैं बस से लेता हूँ, आप बस में या कार में बैठे होते हो, आप ऐसे स्ट्रेट लो एंड सडनली यू टेक अ टर्न, सडनली यू टेक अ टर्न, होता क्या है, आपकी वेलोसिटी ऐसी थी, सडनली यू टेक अ टर्न, तो कार ने टर्न लिया, तो कार की देखिए, कार अंदर चली गई, आपका जो पाथ था मोशन का वो ऐसे था, आपकी जो वेलोसिटी बॉडी ने अचीव थी वो ऐसी थी। कार अंदर चली गई, आपकी बॉडी में जल्दी से वो ट्रांसफर नहीं हुआ फोर्स, आपकी ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो आप सीरियस कहना चाहते हो जबकि कार अंदर की तरफ चली गई, इसलिए आपको फील होता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, है ना। जब भी टर्न लेते हो तो कार अंदर की तरफ चली गई, तो एक्चुअली वो क्या, कार अंदर की तरफ खिसक गई, जैसे आप रह गए बाहर की तरफ ही रहते हैं ना, तो आपको लगता है आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, आप नहीं गिर रहे हो, आपका तो जो मोशन था वो एग्जैक्टली वैसे चला जा रहा है, कार गोज इनसाइड, है ना। तो आपको फील होता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, आपका जो अपर मोशन की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रेट लाइन की थी, ठीक है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो मोशन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं यूज का है। इसके अलावा मैंने कहा बहुत सारे और एग्जांपल है इनर्शिया के। आपके घर में चादर होता है, घर पे है ना, चादर को साफ करने के लिए ऐसे यूं करके फटकारते हैं धूल जलाने के लिए, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो चादर में आप बैठे होते हैं छुपके, जैसे तुम छुप जाते हो ना, वो भी उसमें आप सो रहे होते हैं। अचानक से जब आप उनको मूव करा देते हो तो आपने चादर पे फोर्स लगाया, चादर अपनी जगह से मूव कर गई, 10 पार्टिकल बेचारे सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला, उनके जमीन कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो हवा में तैरने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज वो रेस्ट पे था, है ना। और आपने फोर्स इस पे लगाया चादर पे, तो चादर तो फोर्स की वजह से उसका मोशन चेंज हो गया, बट 10 पार्टिकल में फोर्स ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो हवा में तैरने लगते हैं ड्यू टू दी मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, सॉरी। ऐसे ही आपको अगर छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं उनके फ्रूट तोड़ने होते हैं तो आप कहते हैं उनको मूव कराते हो, रेस्ट पे थे सारे फ्रूट्स अगर टंगे हुए हैं सब रेस्ट पे, आपने पेड़ को मूव कराया तो पेड़ को फोर्स लगाया, पेड़ तो मूव हो गया, लेकिन वो फोर्स इतनी जल्दी उन फ्रूट्स पे ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो फ्रूट्स कैसे हो जाते हैं, वो रेस्ट पे रह जाते हैं, और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं पेड़ की वो आगे पीछे चली जाती हैं, तो वहां से फिर ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया वो तो वहीं रह गई थी ना। तो जब मोशन होता है तो यार जहां से भी ब्रेक पॉइंट होता है वो फ्रूट्स वहां से गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे कई डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप रियल लाइफ में देखते हो। तो ये थी बात इनर्शिया की, ठीक है।
अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया से एक चीज और डिपेंड है, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास और मास ऑफ द बॉडी। मतलब जिसका जितना ज्यादा आप बोलोगे मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई हेवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको मूव, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा ना, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे इनर्शिया केवल केवल किस पर डिपेंड करेगा, इस बॉडी का मास जितना ज्यादा आप बोलोगे इनर्शिया उतना ज्यादा। इन शॉर्ट वेरी सिंपल सी, ठीक है। चलिए मैंने कहा सर नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। वो यही बोल रहा है कि सर इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। कृष्णा बेटा स्ट्रीम क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है यस सर। है ना। तो फ्लक्चुएशन दिल्ली में भी होते हैं, अभी मेरे यहाँ नहीं हो रहे हैं लकीली, है काफी अच्छी धूप निकल आई है बारिश होने के बाद। हाँ चलिए रिजॉइन कर लिया करो, जनरली क्या होता है कि ऐसा होता है, रिजॉइन करने से जनरली क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो क्विकली रिजॉइन कर लिया करो, इसलिए लिंक वाला हमेशा ओपन करके रखा करो जहाँ आपके पास होती है, 10 सेकंड के अंदर आप रिजॉइन कर लेते तो आपका लॉस नहीं होगा। और थोड़ा सा कोशिश क्या करो कुछ पॉइंट्स बना लो जहाँ पे नेटवर्क आपके बहुत अच्छा आता है, तो हमेशा वहीं बैठा करो। एक तो आप लोग में फ्री होता है ना, आप लोग मूव करते रहते हैं, ये इधर 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 पढ़ रहे हो, उधर पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते इधर उधर घूम रहे हो, है ना। कुछ लोग तो वॉशरूम तक चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। फिर बोलते हैं सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। तो ट्राई टू बी एट रेस्ट, ठीक है। अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज क्या करो जब भी आप पढ़ रहे हो, तो है। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी ऑन रेस्ट, इफ इट इज मूविंग with uniform velocity it will keep moving with the uniform velocity until unless a net external force is acting on it। लिख लो इसको ऐसे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया इसको दूसरा हम बोलते हैं। क्या लिखते हैं, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body at rest it will be at rest, if a body at rest will be at rest, if a body is in uniform motion, if a body is in uniform motion it will keep moving with the same velocity, it will keep moving with the same velocity, it will keep moving with the same velocity until unless a net external force acts on the body। सर एक और बार बोल दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही थी पहले सर, अब सही आ रही है, एक और बार बोल दीजिए। मुक्का मारा है ना मैंने। If a body is at rest, it will be at rest. If a body is moving in uniform motion, it will keep moving with this velocity until unless a net external force acts on a body. Net external force acts on a body. जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आप किसी बॉडी पर नहीं लगाओगे तब तक बॉडी का मोशन या रेस्ट का जो स्टेट है दैट विल नॉट चेंज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए यस सर। यस सर। कोई नहीं, अपनी बुक को रेफर कर सकते हो, स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे भी डेफिनेशन वगैरह के बारे में है, ठीक है। अगर आप नहीं प्रॉपर लिख पाते हो बट किया करो वो डेली का डेली। अगर आप बीच में गैप कर गए, नोट्स मेंटेन नहीं किया तो फिर बेटा हो गई फिजिक्स आपने डिले कर दिया तो फिजिक्स आपके साथ डिले गेम खेलेंगे हमेशा गाना। फिजिक्स तो भाई साहब बहुत रेगुलर करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्यों मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, क्या हो गया? देखो भाई अगर कुछ लोगों को आ रही है क्रैकिंग, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ लोगों के एंड पे इशू है। अगर मेरे एंड पे इशू होगा तो किसी को भी क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेक श्योर अगर आप लोग के एंड पे आ रही है तो थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, आइदर लुक आउट फॉर द बेटर नेटवर्क और रीजन, सिंपल सा ऑप्शन। चलिए रहने, खैर मैंने कहा ये तो बात। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। देयर इज अ टर्म कॉल्ड लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली if a body is moving with certain velocity, then the product and the velocity is defined as the linear momentum. Linear velocity का ध्यान रखना है ना, हम linear velocity का मास के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको linear momentum बोलते हैं. And it is a vector quantity. ठीक है, ये क्या है सर? It's a vector quantity. दिख भी रहा है. अगर इसकी डायरेक्शन क्या है सर? जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. मास इज एक स्केलर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. Direction same as that of velocity. Clear? और अच्छी बात है. और कुछ? हाँ, यूनिट निकाल लो इसकी. ऐसा यूनिट kg into per second. वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड. तो आप बोलोगे सर kg मीटर पर सेकंड. ठीक है, आगे आगे इसकी एक और यूनिट आएगी, दैट इज न्यूटन सेकंड. फोर्स के टर्म में जब इसको डिफाइन करोगे तो इसकी एक और टर्म आएगी, यूनिट आएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड. दोनों ही ऐसा यूनिट है. ठीक है, तो ये होता है लीनियर मोमेंटम. आई होप इज वेरी सिंपल. ये आपको बताइए, इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, कोई बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही होती है तो उसका एक लीनियर मोमेंटम डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू लीनियर वेलोसिटी. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लॉ. उससे पहले मुझे ये टर्म डिफाइन चाहिए थी, तो मैंने आपको डिफाइन. इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं डाउट्स? सिंपल सा डेफिनेशन है ये. नो सर. चलिए, आप बोलते हो कि सर सेकंड लॉ की बात है. सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव होता है. क्या बोला जरा देखो. आपने बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसने बोला जो एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. dt मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. dt मतलब चेंज इन टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज उतनी ही तेजी से होगा, है ना? उतना ज्यादा नहीं, उतना तेजी से होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं एवरेज फोर्स निकालूं, एवरेज फोर्स को तो आप लिख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. अगर एक सिग्निफिकेंट इंटरवल की बात आप बोलोगे एवरेज फोर्स क्या होता है सर? दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. ठीक है, और अदरवाइज अगर आप किसी इंस्टेंटेनियस में निकालना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ये फोर्स जब भी मैं लिख रहा हूं तो केवल एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है. whenever we are talking about force, we are talking about the net external force. ध्यान से लिख लो, F external या F जब भी हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, it is a net external force acting on the body. फोर्सेस 3 4 5 6 जितने भी लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट की बात हो रही है, और वो भी कौन से? जो बाहर से लग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, राइट? आप बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो जो कांस्टेंट होता है वो भी 1 ही होता है ऐसा यूनिट में. तो आप बोलते हो इसको ऐसे लिख लो, फोर्स इक्वल टू dp बाय dt. किसी भी इंस्टेंट में फोर्स निकालना है इक्वल टू dp बाय dt. अगर एक एवरेज फोर्स एक इंटरवल में है तो आप बोलोगे दैट इज बेसिकली डेल्टा p बाय डेल्टा t. नाउ आप बोलते हो कि सर dp क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. आप इसको कैसे लिख सकते? इसमें कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? m into v लिख सकते हो. अब देखो, इट्स बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस. सिर्फ बेटा आपके एंड पर है, इसका मतलब आपके एंड पर नेटवर्क इशू है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. सर ही ज्वाइन भी कर लिया. कोई बात नहीं, तो नेटवर्क इसका मतलब आपके एंड पे नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है या फोन में इशू आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं कि जॉइन विल ऑलवेज वर्क. अगर ऐसा होता तो मैं मेरे साथ कभी नेटवर्क इशू नहीं आता, राइट? तो होता है किसी किसी एंड पे, किसी किसी दिन ऐसा बिहेव करता है, तो ज्यादा परेशान नहीं हो, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, या फिर आप बेटर नेटवर्क में जाने की कोशिश करें, यही कह सकते हैं. परेशान नहीं हो, ठीक है? चलिए सर, बाद में कोई टॉपिक अगर कहीं छूट भी जाता है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स के बारे में पता है ना सबको? ये आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है. इन केस अगर कोई पोर्शन आपको लगता है छूट गया है, आप उन रिकॉर्डिंग्स को जाके देख के उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर कर सकते हो, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, है ना?
नेटवर्क बस आगे से ध्यान रखें कि नेक्स्ट क्लास में जब जाएं उससे पहले अपना नेटवर्क चेक करा लें कि नेटवर्क बेनिफिट अगर हो सकता है बेटर कैसे भी करके तो उसको बेटर करना है। Sir, video is not clear. सर आपकी सर आपका माइक ऑफ है। चलिए, मैंने कहा सर आप बोलोगे ये तो बेसिकली दो प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन का m और b, डिफरेंशिएट u इनटू v वाला डिफरेंशिएशन है। तो आप बोलोगे जब इसको ओपन करते हो अगर दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं तो आप इसको कैसे ओपन करते हो? पहले एक को डिफरेंशिएशन ऐसे कर लेते हो, प्लस v को रख लो dm/dt, ठीक है। तो ये एक फॉर्म होती है। ये पहले m को कांस्टेंट मान लिया तो आप बोलते u इनटू dv/dt प्लस b इनटू dv/dt, ऐसे ही करते थे डिफरेंशिएशन, ओपन करते थे u इनटू v का। अब इसमें दो केस आते हैं। पहला, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है हमारे यहाँ पे, है ना, बॉडी का मास चेंज नहीं होता। तो आप बोलो क्या लिखते हो? तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है मतलब dm/dt कितना हो जाता है? 0, यानी ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल m इनटू dv/dt। अच्छा, dv/dt क्या होता है बेटा? Acceleration. एक्सेलरेशन। m इनटू a। अब होता है आपको दिया कि फोर्स इक्वल टू m सेकंड लॉ है, तो बोलोगे नहीं, ये सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है। व्हेन द मास इज कांस्टेंट, हमेशा ये ट्रू नहीं होता है ना। आप बोलते हो कि ये तभी ट्रू होगा जब मास कांस्टेंट होगा। अगर मास भी वेरिएबल हो गया बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt 0 हो जाएगा, बट मास वेरिएबल है तो आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो? v इनटू dm/dt। और अगर दोनों वेरिएबल हैं तो आपको ये जनरल इक्वेशन है, ये तो आपको यूज करनी है। तो दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। कोई आपने पूछे ये सेकंड लॉ है, दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। क्या ये सेकंड लॉ है? नहीं, दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो आप बोलते हो कि 95% केसेस में आपका मास कांस्टेंट होता है, इसलिए आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते हो। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। अगर मास चेंज हो रहा है, ठीक है, मास कम या ज्यादा हो बॉडी का, तो आप बोलोगे कि सर आपको ये वाला फॉर्मूला या ये वाला यूज करना पड़ेगा। एनी डाउट? इज इट क्लियर? आप इसमें थोड़ी सी चीजें आप बोलोगे फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट निकाल लो। यूनिट देखो dt चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम एक ही बात है ना। दो ऑरेंज का चेंज विल बी द रिजल्ट इज ऑरेंज ओनली, राइट। तो आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम इज मोमेंटम आएगा रिजल्ट, तो आप बोलोगे सर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है, dt टाइम, तो ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने नाम दे दिया 1 न्यूटन। क्या नाम दे दिया? 1 न्यूटन। और ये इसकी एसआई यूनिट है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, इसकी सीडीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो दिस इज इट। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट्स? सर तो आज की इतना काफी है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? सर आप सेकंड वाले केस में क्या बोल रहे थे? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो समझ नहीं आया। ये यस सर।
मास के बारे में क्या बोल रहे थे? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास चेंजिंग है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ओके सर। क्योंकि आप dv by dt 0 हो जाएगा ना। यस सर। सर आते हैं, डोंट वरी, विल सी। सर चलिए, एनी अदर डाउट्स? सर हाँ बोलिए। सर lnx का इंटीग्रेशन क्या होता है? lnx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। सीरियसली पूछ रहे हो तुम, मुझसे पूछना चाह रहे हो? यस सर। और क्यों पूछना चाह रहे हो जरा बताओ मुझे। सर एक क्वेश्चन कर रहा था, उसमें ये था मतलब उसका इंटीग्रेशन करना था lnx का, उसके लिमिट्स दे रखी थी 5 और पहली 2। बार देखा तुमने इंटीग्रेशन ऑफ lnx? यस सर। अरे एक सेकंड, इंटीग्रेशन की बात करो क्या? यस सर, डिफरेंशिएशन तो 1/x हो जाएगा वो तो। हाँ नहीं, तो इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको lnx पे आपकी वैल्यू देगा यार। lnx इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं है, रुको लेट मी सी, मुझे दिमाग में है क्या। सर इनका कोई तरीका है जिससे मतलब उसी टाइम पे निकल जाए, बिल्कुल या होता है, आपके लिए बिल्कुल जो होता है बेटा, बट आपको नहीं पढ़ाना है मुझे वो तरीका। बाय पार्ट होता है इंटीग्रेशन, बाय पार्ट, ठीक है, वो तरीका होता है, उस फंक्शन से निकालना पड़ेगा। इसका कोई स्टैंडर्ड ऐसे याद वाला मुझे नहीं है, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं याद नहीं रखता, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपके लेवल पे नहीं पूछा जाना है। बिल्कुल होता है इंटीग्रेशन, अभी बहुत डिटेल में है भाई। मैथ्स जिसने मैथ्स ले रखी होगी, जिस किसी ने भी इंटीग्रेशन, मैंने तो आपका उतना ही पढ़ाया जितना आपके फिजिक्स में यूज होना है। सर मैंने ले रखी है मैथ्स। क्या हो गया? सर मैथ्स ले रखी है मैंने। तो बिल्कुल आप मैथ्स पढ़ोगे, lns का इंटीग्रेशन निकालने के लिए 1 से उसे मल्टीप्लाई करोगे, इससे 2 फंक्शन मानोगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड लगाओगे और उससे आप उसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है, जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे। यस सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालेंगे, करेक्ट। सर ये नीट में तो नहीं आएगा ना ऐसा कुछ? नहीं आना नहीं चाहिए यार। नीट में तो मैंने जो कराया ना आज तक, आप अभी तक की बता रहा हूँ, अभी तक कभी भी x की पावर n और sin x cos x और मैक्सिमम e की पावर x, इसके अलावा कभी नहीं पूछा गया। और मैक्सिमम टाइम x की पावर n वाले पूछे गए। और सर जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, होती तो मैंने पढ़ा दी होती। हाँ भाई ठीक है। सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है प्रोजेक्शन और इंक्लाइन। क्या हो गया? सर एनसीईआरटी में गिवन है कि प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन जो वो बोल लिया। एनसीईआरटी ओपन करके देख लो। सर I don't think so it is given, ठीक है। चलिए, एनी अदर डाउट्स? सर गिवन होता तो नीट में भी, नीट के सिलेबस में भी होता। ठीक है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता है, काफी चीजें गिवन होती हैं तो कुछ जेईई के सिलेबस में नहीं है, कुछ नीट के सिलेबस में नहीं है। हाँ बट 99% केसेस ऐसे होते हैं कि जो चीज गिवन है वो आती है ना। जैसे कि नीट, आप जाओगे 12th में, एक चैप्टर ही, पूरा चैप्टर ही नहीं आता नीट में, जेईई में नहीं आता कभी भी, है ना। सर सर जो जेईई और नीट का सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है या अलग अलग होता है फिजिक्स वगैरह में? ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है 19-20, कुछ टॉपिक सब टॉपिक इसमें स्किप कर दिए जाते हैं, इसमें ऐड कर दिए जाते हैं बस। ओके सर। सर फिर जेईई में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं क्या? थोड़े से लेवल अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मतलब अगर आप बोलते हो कि अगर नीट के लेवल के क्वेश्चन ये आते हैं तो जेईई बस इतना है बस। एडवांस जब जाओगे तब लेवल बढ़ता है, ठीक है। जेईई और नीट में 19-20 का इसलिए क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती है, क्योंकि हम नीट वाले क्वेश्चंस में नहीं आती, वो अवॉइड करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बेसिक रखते हैं, वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा आती है, वहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है बस। क्योंकि वो मानते हैं इनको मैथ्स आती होगी, आपको मानते हैं आपको मैथ्स नहीं आती, इसलिए बहुत बेसिक रखते हैं मैथ्स वाला क्वेश्चन बस वहीं। और अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे आता है क्वेश्चन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपने बोला कि सर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, जैसे उसको आप तोड़ के बहुत सारे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा और क्वेश्चन वहां से बहुत अच्छा बन जाता है उस केस में, इसलिए लगता है। और वो भी ऐसा होता है कि अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से अगर आप 3-4 क्वेश्चन हटा दो तो बाकी सारे क्वेश्चन नीट लेवल के होंगे। आउट ऑफ 30 25 क्वेश्चन नीट लेवल के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे बस। आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने जो नीट के तैयारी कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ, they have scored 170-180 marks in JEE Mains on the basis of chemistry and physics only। मैथ्स तो उनको आता नहीं था, ठीक है। जो कुछ बेसिक मैथ्स आता हो उससे 2-4 क्वेश्चन बने होंगे नहीं तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़ी बहुत 19-20 मैथ्स के बेसिस पे
ठीक है, जिन्होंने मैथ्स ऑप्शन में जैसे तुमने ले रखी होती है, तो दे स्कोर्ड 170 180 मार्क्स इन जेईई मेंस। सर हमें बायो ऑप्शन में मिली हुई है, तुमने बायो ऑप्शन में ले रखी है? मैथ्स कंपलसरी है। सर CS और बायो में होता है ना। नहीं देखो, Yes. ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्कूल वाले अपने अपने प्रोपेगेंडा बना के रखते हैं ना। तो मैं तो सर हमेशा सारे कहता हूँ कि प्रतिभा में ऐसा ही है। क्या हो गया? सर सारे प्रतिभा स्कूल्स में ऐसी है। प्रतिभा स्कूल्स में ऐसा है? यस सर। यस प्रतिभा सर। स्कूल्स क्या गवर्नमेंट है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो तुमने बना रखा है वो, ऐसा नहीं है उनको कम, एक आप लोग अपने लेवल पे लिख के डाल दो एक बार गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। सर वैसे मैथ तो फेवरेट है, वो तो चाहिए ही, अगर नहीं मिलती तब भी लेता। परेशान हो जाते हैं बेटा, परेशान हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी यस मजा आ रहा है। सर मैं भी लेना नहीं चाहता, लेकिन उसमें कंपलसरी है। अगर देखो आप गवर्नमेंट स्कूल की तो मैं नहीं कह रहा बोल सकता, अदर स्कूल्स अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल आप ऑप्ट फॉर दोस काइंड ऑफ स्कूल्स, राइट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्राइवेट स्कूल में तो इतने ऑप्शंस होते हैं कि जो आपको मैथ्स कंपलसरी बोल रहा है या किसी भी तरीके से आपसे कोई और आपको सब्जेक्ट फोकस करता है, तो कह दो सर हमें नहीं करना, हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने फॉर सर्टेन रीजंस अपने अदर फैकल्टीज को रखना पड़े, है ना, अदर सब्जेक्ट्स अगर आप ले लोगे जनरली इस टाइप से करते हैं और आपके ऊपर लोड बढ़ जाता है। यार मैथ्स क्यों पढ़ूं, मुझे नहीं पढ़ना है यार। एक मैथ्स अपने आप में एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है यार, बहुत लोड बढ़ा देता है। ठीक है, मैं तो हमेशा सर सजेस्ट जेई करता भी हूं देना है ना, इसलिए। क्या सर जेई का एग्जाम भी देना है आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम है ना यार। आउट ऑफ अगर 35 40 स्टूडेंट, हार्डली 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जेई देना होगा ना, बाकी लोग नहीं देना चाहते, बाकी लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। यस सर। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनल चॉइस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसको फोर्सफुली दिया जा रहा है वो तो उनको मैं बोलता हूं अगर ऑप्शन है तो लुक आउट फॉर द अदर ऑप्शंस ऑफ स्कूल्स इफ इट इज पॉसिबल। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं, ठीक है, आई शुड नॉट टेक एक्स्ट्रा बर्डन अननेसेसरली, दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट। सर लेकिन सर हमारे स्कूल में सर टीचर्स अच्छे हैं ना, मतलब टीचर्स उतना कॉमर्स ज्यादा। अच्छे होंगे तो तू कॉमर्स भी ले ले साथ में। सर कॉमर्स के अच्छे नहीं है और आर्ट्स के भी। मैंने कहा अगर कॉमर्स के अच्छे होंगे तो तू कॉमर्स भी ले ले साथ में। इफ इज इट अ वैलिड रीजन? नो सर। बल वाली क्लास में कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो क्या मैं बल वाली क्लास में बैठने लगूंगा क्या? तो दैट्स नॉट अ वैलिड रीजन, राइट। स्कूल में टीचर अच्छे ही बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, उसका टीचर अच्छा बना रहे हैं तो क्या करोगे आप? नहीं मेरे को तो वो पढ़ना है भाई, वो टीचर अच्छा है, वो टीचर सर मैथ्स का नहीं, सर मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा था, मैं बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी बात कर रहा था। अच्छा, और इंग्लिश के भी। हाँ तो ठीक है, बाकी स्कूल्स में भी ऐसे टीचर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में टीचर अच्छे हैं। ठीक है, कौन से स्कूल की बात कर रहे हो तुम? सर प्रतिभा। यार देख गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता यार, ठीक है, और ज्यादा कुछ। सर हमारे में तो चॉइस थी, साइकोलॉजी ले ली मैंने तो। कौन है ये साइकोलॉजी वाला? सानवी। सानवी। सर मैथ्स तो अच्छी थी, 100 भी आए थे 10th में तो, पर मैंने सोचा बेमतलब की झंझट आ जाएगा। सानवी मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि अगर आप बायो में जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल डॉक्टर बनिए। और आप, मैं बोल रहा हूँ कोई भी बच्चा जो अगर डॉक्टर बनने का सोच रहा है तो फिर भाई साहब अगर एक दो ठोके लग जाओगे तो डॉक्टर बनने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमें डाउट होता है या हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट है या हमें मालूम है इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं इतना डिटरमिन्ड नहीं हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, जो कि आप लोगों को पता होता है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होती, बट आपको पता है कि आप कितना मक्कारी करते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी मक्कारी, आपको लगता है मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं इतना डिटरमिन्ड नहीं हूँ, तब आप दूसरे ऑप्शन ओपन रखते हो। अगर आपको श्योर है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर मैं क्यों दूसरे ऑप्शन रखूँ, मैं हमेशा एक ऑप्शन से चल जाता हूँ। ठीक है, सो इफ यू हैव फोकस्ड ऑन वन थिंग कि नहीं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर, नोबडी कैन स्टॉप इट। ठीक है, nobody can stop you from being or becoming a doctor. So why I should given taken the, like I say, I should be taking difficult subjects, right? साइकोलॉजी अपने हाथ में इजी नहीं है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं। सर वो स्कूल वाले भी तो ऐसे ही हैं, मैंने बोला फिजिकल एजुकेशन या और कोई, उन्होंने कहा कि मैथ्स नहीं तो फिर यही मिलेगा, तो मैथ्स से तो अच्छा ही है। ठीक है, बट साइकोलॉजी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, बट अगेन अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, अब वही है कि लिमिटेड फिजिकल एजुकेशन इज द बेस्ट। अगर किसी को मिल रहा है ना आंख बंद करके फिजिकल एजुकेशन ले लेना भाई, देखो सीधी बात है, एक तो मार्क्स अच्छे मिलते सर हैं। वो तो वैसे भी मिलता है। वैसे ही सर मिलता वो है मतलब? एडिशनल भी देते हैं ना। यस सर, एडिशनल में मिलता है वो। तो वो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं अपने यहाँ की बता देता हूँ, यहाँ पे आज के डेट में भी ये बहुत सी चीज है, मैं किसी भी स्कूल में चला जाऊँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश
5वां सब्जेक्ट फिजिकल। सर मेरे स्कूल में यही है। है ना? सर हमारे में एडिशनल 6 है। आपको लेना है तो आप लीजिए, वरना वो तो मना कर देंगे भाई साहब मत लो, हमारे पास नहीं है, वो तो ऐसे बोल देंगे। समझ रहे हो? तो भाई साहब वो 5 सब्जेक्ट ही रखते हैं, क्योंकि 5 के स्कोर एडिशनल तो आपके ऊपर है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। तो सर अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो वो उसकी जगह आ जाते हैं ना, जैसे अगर मैथ्स में कम आए तो फिजिकल आ जाएगा। आई डाउट 10th वाला ये सीन शायद 11th 12th में नहीं है भाई साहब। बेस्ट ऑफ 5 नहीं चलता यहाँ पे। नो सर, यही होता है एडिशनल सब्जेक्ट का कि अगर किसी सब्जेक्ट में कम आते हैं तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, बस बेस्ट 3 में चलो नहीं मान आने लिया, चाहिए। मैं मान लिया तूने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिया, उतनी मेहनत अगर तूने उस 5वें सब्जेक्ट में करी होगी तो तेरे बेटर आ जाएंगे ना यार। यस सर। तेरे जो एडिशनल है वो तो तू एडिशनल की तरह पढ़ेगा, कभी उसमें स्कोर अच्छा नहीं कर सकता, गारंटी ले ले। सर बट फिजिकल ज्यादा इजी है ना मैथ से। ऑलवेज। तो व्हाई आई शुड बी पुटिंग इट इन एडिशनल, आई शुड बी पुटिंग इन द मेंस। यस सर। ठीक है? तो अगर ऐसा है, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि मेरे को इस बारे में थोड़ी अपडेट नहीं है। 12th के बोर्ड में अगर ऐसा कर दिया उन्होंने रिसेंटली तो पता नहीं। अगर ऐसा है तो फिर भाई साहब फिजिकल में स्कोर करो भाई, मैथ के चक्कर मत पढ़ो, और एडिशनल में स्कोर अगर आपका ऐड होता है, बट मेरे हिसाब से एडिशनल तो एडिशनल होता है, उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है? और अभी तक में जैसा मुझे आइडिया था, और आपके वो एडिशनल वाले स्कोर ये टॉप 5 में काउंट नहीं होते, ऐसा था। अब अगर उन्होंने चेंज कर दिया और 10th जैसा पैटर्न कर दिया और बेस्ट ऑफ यस 5 सर, कर नहीं दिया। होते काउंट। हाँ, तो मैं सर पहले बता नहीं रहा होते हूँ, काउंट वो वाले। मेक इट श्योर बिफोर गोइंग इनटू द एनी अपना मन से अपने कोई भी चीज बनाने से पहले मेक इट श्योर एडिशनल वाले काउंट होंगे कि नहीं होंगे। सर हमारे स्कूल का सर एक बच्चे ने सर मैथ्स का पेपर ही नहीं दिया था, उसे नीट देना था, तो सर उसका कुछ भी नहीं हुआ सर, उसने फिजिकल में पास हो गया। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आई एम नॉट श्योर। मैं ये फिर भी वही बात कहूंगा, ये मैं तब तक उस एग्जांपल को नहीं मानूंगा तो मैं लाइफ में देखा नहीं रियल लाइफ स्टोरीज बहुत होती हैं। ठीक है? जब तक मैं रूल्स में कहीं ना कहीं सीबीएसई या कहीं पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं इस बारे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा। और मैं आपसे भी यही बोलूंगा कि कभी भी इन बातों पर बिलीव करें भी नहीं, जब तक कि आपके पास श्योर शॉर्ट रूल्स ना हो। कोई टीचर आपको इफेक्टिवली ना बताए, या फिर कोई आपका मैनेजमेंट का बंदा ऐसा ना बोले, या फिर आप कहीं पढ़ ना लो, किसी की भी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें। ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो मेक श्योर रूल्स जो भी हैं उनको आप प्रॉपर्ली पता कर लें, उसके बाद ही कुछ अपने दिमाग में एक धारणा बनाएं। ठीक है? तो आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग फॉर द सिंपलर सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट माय मेन स्ट्रीम। चलिए मैम, अभी इतना काफी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Bye. सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।